So let me first of all thank you, particularly our India EU Technical Cooperation Team. आप लोग हम लोगों को इस स्कीम के सफल क्रियान्वयन में समय से सहयोग प्रदान कर रहे हैं और अब आपने इस इनोवेटिव तरीके से आज इस वेबिनार का आयोजन किया है। निश्चित रूप से इसकी बहुत आवश्यकता है आज के समय में। जैसा कि आपने हमको बताया कि प्रदेश का टारगेट लगभग 60 मेगावाट है, उसके सापेक्ष अब तक की जो हमारी प्रोग्रेस है स्कीम के अंतर्गत, यदि हम आज बात करें तो कुल 1108 एप्लीकेशन हमारे पास आई और जिसमें जो कैपेसिटी उन्होंने मांगी है कंज्यूमर ने वो करीब 4.6 मेगावाट है। तो इससे स्पष्ट होता है कि 60 मेगावाट के कुल लक्ष्य के आगे अभी हमारी उपलब्धि बहुत सीमित है। तो मैं अगले 5 से 7 मिनट में थोड़ा सा बैकग्राउंड भी लेते हुए और स्कीम में क्या क्या मेन हाइलाइट्स हैं, अभी हम कहाँ खड़े हैं और आगे हमको इसमें कहाँ जाना है, इसके संबंध में बात करूँगा। मैं इस बात को शुरू करूँ इससे पहले मैं मैडम का भी, वराविका दुबे मैडम का भी बहुत हृदय से धन्यवाद उनको करता हूँ। उन्होंने बहुत सहयोग हम लोगों को दिया है और इस परसेप्शन को बदलने में, जैसा आप लोग अवगत हैं कि पूर्व के वर्षों में जो रूफटॉप सोलर की स्कीम है, इसको यूपी नेडा स्वयं इसका क्रियान्वयन करता था और इस वर्ष जब भारत सरकार ने फेज 2 की गाइडलाइंस जारी की तो उसमें डिस्कॉम्स को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में स्वीकार किया। तो इसमें एक माइंडसेट परिवर्तन की आवश्यकता थी कि ये कार्य यूपी नेडा तो इसमें सहयोग करेगा ही, परंतु मुख्य रूप से अब ये कार्य डिस्कॉम्स के माध्यम से संपादित होगा। इसमें एक जो माइंडसेट चेंज की बात थी वो बहुत हद तक मैडम के सहयोग से ये चीज आ पाई है और इसके लिए हम लोग मैडम के प्रति बहुत आभारी हैं। अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो पिछले लगभग 4-5 वर्षों से भारत सरकार रूफटॉप पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्कीम चला रही है और इस स्कीम में जो भारत सरकार की सब्सिडी का परसेंटेज है वो में परिवर्तन हुआ है। अगर विगत वर्षों की बात करें तो पहले यह सब्सिडी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को दी जाती थी, परंतु फेज 2 में 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसका हम लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि इसमें सब्सिडी को बेहतर टारगेटेड किया गया है, सब्सिडी का क्वांटम भी बढ़ाया गया है। पहले ये 30% सब्सिडी होती थी ऑफ द सिस्टम कॉस्ट, अब ये सब्सिडी का परसेंटेज 40% है। 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर 40%, 3 किलोवाट से ऊपर यदि कंज्यूमर अपने इंस्टॉल करता है अप टू द मैक्सिमम सैंक्शन लोड, जो उसका सैंक्शन लोड है वहां तक वो जा सकता है। तो 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी और 3 किलोवाट से ऊपर जितना एक्स्ट्रा किलोवाट वो सोलर रूफटॉप इंस्टॉल कराएगा उस पर 20% सब्सिडी। इसी प्रकार से ये सब्सिडी जो हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, अगर गलत बोल रहा हूँ तो जो हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, हाउसिंग सोसाइटीज है, उनको भी उनके जो कॉमन एरियाज हैं उन पर उनमें लोड को सोलराइज करने के लिए ये सब्सिडी दी जा रही है। परंतु इस बार जो नई चीज है वो ये है कि जो घरेलू उपभोक्ताओं के इतर जो अन्य श्रेणी के उपभोक्ता हैं, जो संस्थागत उपभोक्ता हैं, जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको अब भारत सरकार द्वारा रूफटॉप पे सब्सिडी नहीं दी जा रही। अब की बार ये सब्सिडी जो फेज 2 का प्रोग्राम है केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, बट घरेलू उपभोक्ता इंक्लूड्स रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एंड हाउसिंग सोसाइटी। हालांकि हाउसिंग सोसाइटीज और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए जो सब्सिडी का परसेंटेज है वो 20% फिक्स है, 40% सब्सिडी उनको नहीं दी जाएगी। तो ये सब्सिडी के स्ट्रक्चर के बारे में और ये सब्सिडी किसको दी जानी है उसके बारे में कुछ बातें हुई। देखिए, पूर्व के वर्षों में यूपी नेडा पूरी तरह से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करता था। तो भारत सरकार की सब्सिडी के अलावा आप लोग पहले से अवगत होंगे कि जो 2017 की सौर ऊर्जा नीति है उसमें भी रूफटॉप में प्रदेश सरकार द्वारा भी अतिरिक्त सब्सिडी की बात कही गई है। वो सब्सिडी इस प्रकार से दी जाती है कि प्रति किलोवाट 15,000 रुपये और अधिकतम प्रति उपभोक्ता 30,000 रुपये, 30,000 रुपये का उसमें कैप है। तो वो सब्सिडी केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। इसका मतलब है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और हाउसिंग सोसाइटी और जो दूसरे कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल स्टडी है इनको प्रदेश सरकार की सब्सिडी नहीं दी जाती। तो ये प्रदेश सरकार की सब्सिडी और भारत सरकार की सब्सिडी दोनों को मिलाकर के यूपी नेडा के खाते में ये आती थी और उसके बाद इससे भुगतान किया जाता था। जो प्रदेश सरकार की सब्सिडी है वो उपभोक्ता के खाते में जाती है, इस वर्ष भी वो उपभोक्ता के खाते में ही जाएगी। और
भारत सरकार की सब्सिडी भी विगत वर्षों में उपभोक्ता के खाते में जाती थी, परंतु अब ये सब्सिडी वेंडर के खाते में जाएगी। इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये होगा। तो कुल मिला के इस वर्ष फेज 2 में विशेष रूप से जो माननीय मंत्री जी हैं भारत सरकार में, ऑनरेबल पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह साहब, उनका यह था और उन्होंने काफी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करने के बाद इस मत को स्थिर किया कि डिस्कॉम्स जो हैं उनके पास बेहतर लोकल प्रेजेंस, उनका संपर्क, सीधा संपर्क सभी उपभोक्ताओं से है। उसके बजाय यूपी नेडा हुआ या इस प्रकार की जो अन्य प्रदेश में संस्था है जिनको हम बोलते हैं स्टेट नोडल एजेंसी, उनके पास ये क्षमता नहीं है, ना तो उनका पास लोकल प्रेजेंस है, ना हमारा जैसा अगर आप यूपी नेडा की बात करें तो 55-56 जिलों में हमारी प्रेजेंस है, वहाँ भी हमारे पास बड़ी संख्या में पद रिक्त। तो एक तो लिमिटेशन ये थी जो भारत सरकार की दृष्टि में थी। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि जब हम ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स की बात करते हैं तो निश्चित रूप से सोलर रूफटॉप के जो फायदे हैं वो उपभोक्ताओं को तब तक नहीं मिल पाते पूरी तरह से जब तक कि वो ग्रिड कनेक्टेड है नहीं है, जब तक उनको नेट मीटर इंस्टॉल नहीं किया गया है और बिलिंग में जो यूनिट्स हैं उनको एडजस्ट नहीं किया गया है, तब तक उसको सोलर रूफटॉप का लाभ कंज्यूमर को नहीं मिल पाएगा। तो ये सब कार्य करने के लिए निश्चित रूप से डिस्कॉम्स बेहतर स्थिति में है। तो इन्हीं सब और डिस्कॉम्स बेहतर संसाधन संपन्न है। हालांकि हर प्रदेश में डिस्कॉम्स की अलग अलग वित्तीय स्थितियां हैं, परंतु फिर भी स्टेट नोडल एजेंसी से तुलना करेंगे तो वो मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनकी कैपेसिटी ज्यादा है और ये जो काम है, जो सब्जेक्ट है, इस पर भी उनकी पकड़ एक आम आदमी के बीच में, आम उपभोक्ता के बीच में बेहतर है। तो यही सब फिलोसफी लेकर के भारत सरकार इस वर्ष जो अगस्त 2019 में फेज 2 की एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन कम स्कीम गाइडलाइंस जारी की, तो उसमें उन्होंने कहा कि अब इस स्कीम को डिस्कॉम्स द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा सभी प्रदेशों में। और निश्चित रूप से चूंकि यूपी नेडा और जैसी संस्थाएं अन्य प्रदेशों में वो इस काम को पहले से कर रही थी, तो एक हैंड होल्डिंग वाला पार्ट रहेगा। तो इसी को सोच को विचार करके हम लोगों ने भी अपने प्रदेश में भारत सरकार की इस मंशा को स्वीकार किया और एक विधिवत शासनादेश भी जारी किया। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी सर के संज्ञान में भी इस चीज को लाया गया और फिर अंततः प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में, चेयरमैन सर बीपीसीएल की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। इसमें सभी एमपीज भी उपस्थित थे विभिन्न डिस्कॉम्स के। तो ये सब चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस हुई, सब्सिडी का पैटर्न बताया गया और क्या आप लोगों की सेंट्रल भूमिका होने जा रही है इस स्कीम के क्रियान्वयन में। सबसे अच्छी चीज ये है इस फेज 2 में कि एक तो सब्सिडी का परसेंटेज ज्यादा है, दूसरी चीज ये है कि इस साल हमको भरपूर टारगेट मिला है। कि आप पिछले वर्षों से तुलना करें तो जहां टारगेट 10 मेगावाट 12 मेगावाट इस रेंज में टारगेट हमको मिलते थे जब यूपी नेडा इस स्कीम को क्रियान्वित करती थी, आज की तारीख में टारगेट हमारे पास है 60 मेगावाट, जो कि भरपूर टारगेट। विगत वर्षों से भी तुलना करें तो पहले हम लोगों को दिक्कत आती थी भारत सरकार से सब्सिडी लेने में, क्योंकि हम टारगेट हमारे पास कम रहता था, उसके आगे अचीवमेंट कुछ ज्यादा हो जाता था। तो फिर जो एक्स्ट्रा सब्सिडी की बात आती थी कि फिर भारत सरकार देगी नहीं देगी, तो वो विषय भी अभी तक चल रहा है। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है इस वर्ष हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारत सरकार ने भरपूर टारगेट दिया और यह टारगेट जो उनकी ओवरऑल फिलोसफी है, जो प्लानिंग है रिन्यूएबल सेक्टर को प्रमोट करने की समझ, उसको देखते हुए उन्होंने दिया है। अगले वर्षों में टारगेट और भी बढ़ सकता है। तो ये टारगेट हम लोगों को जो 60 मेगावाट का मिला है, ये हम मोटा मोटी मान के चले, अगर भारत सरकार एक्सटेंशन नहीं देती है और हम लोग यही मान के चलेंगे कि अगर उनको मिलेगा एक्सटेंशन, तो हम ये मान के चले कि इस अगस्त 2020 तक हर हालत में हमको ये 60 मेगावाट टारगेट अचीव करना है, क्योंकि अन्य प्रदेश इसमें बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और ये भी संभावना है कि अगर उत्तर प्रदेश अपने टारगेट पूरा नहीं कर पाता है तो उत्तर प्रदेश का जो बचा हुआ टारगेट रहेगा आखिरी के महीनों में अगस्त के आसपास, वो अन्य प्रदेशों को भी जाने की संभावना है। और ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे टारगेट अन्य प्रदेशों को मिले और इस तरह से हमको सब्सिडी का भी नुकसान हो और प्रदेश की जो छवि है उसको भी धक्का लगे। तो प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसके बाद बड़े उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। पर्टिकुलरली चूंकि इस स्कीम को अब की बार डिस्कॉम्स द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो भारत सरकार का स्कीम की मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल बना है, स्पिन पोर्टल, जहाँ वो सारी सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो ये जरूरी था कि उस स्पिन पोर्टल पर सभी डिस्कॉम्स द्वारा, जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, उनके द्वारा कुछ अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स ले लिए जाए। तो ये जो मुझे सूचना मिली है कि सभी डिस्कॉम्स ने ऑलरेडी कर लिया है, तो एक अच्छी चीज है, एक हमारा अचीवमेंट है। अब हमको काम ये करना पड़ेगा कि सिस्टम्स ऑलरेडी, जैसा मैंने आपसे अभी अनुरोध किया कि 1108 एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है,
तो इसमें कहीं ना कहीं काम भी शुरू हो गया है। अब जब काम शुरू होगा तो उस काम का संज्ञान लेना कि काम कंप्लीट हो गया। तो उसके लिए प्रमुख सचिव महोदय का निर्देश था कि जब ये काम डिस्कॉम्स कर ही रही हैं तो क्यों ना डिस्कॉम्स के जो जेई स्तर के अधिकारी हैं, जूनियर इंजीनियर, उसको ही जेसीआर पर दस्तखत करने के लिए अधिकृत कर दिया जाए। तो वो भी हम लोगों ने निर्णय लेकर के उसको कर दिया है। आज की तारीख में आपके जो डिस्कॉम्स के अधिकारी हैं जेई, वो जैसे जैसे सिस्टम्स लगते जाएंगे उन सिस्टम्स की जेसीआर जॉइंट कमीशनिंग रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगे। जॉइंट कमीशनिंग के दौरान वेंडर भी उपस्थित रहता है, उपभोक्ता भी उपस्थित रहता है। जो सिस्टम्स की विशिष्टियां हैं, अगर मान लीजिए आप लोग को लगता है कि भाई ये सिस्टम विशिष्टियों के अनुसार लगा है कि नहीं, तो निश्चित रूप से आप जो हमारे यूपी नेडा के अधिकारी क्षेत्र में तैनात हैं उनका सहयोग ले सकते हैं। अगर ये मांग हमको हमारे आएगी तो हम एक मुख्यालय स्तर से एक आदेश भी जारी कर सकते हैं अपने सभी जिला परियोजनाओं के लिए कि भाई इस तरह की कोई मांग आती है तो आप तुरंत जा करके और उसको एक्सपर्टाइट कीजिए जॉइंट कमीशनिंग रिपोर्ट। तो ये हम सहयोग वहाँ भी उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद वो जेसीआर जो है अपलोड हो जाएगी। अच्छा, एक चीज इसमें आप लोगों से ये अनुरोध करना है कि इसमें एक काम जो है सभी डिस्कॉम्स के मुख्यालय स्तर पर तुरंत हो जाना चाहिए यदि अब तक नहीं हुआ है। कि जैसे ही सिस्टम्स की जेसीआर अपलोड होगी तो वो वेंडर जो है जिन्होंने सिस्टम को इंस्टॉल किया है वो आप लोगों पर दबाव बना लेंगे सब्सिडी के लिए, क्योंकि भारत सरकार की सब्सिडी अब यूपी नेडा के खाते में नहीं आएगी, वो सीधे आपके खाते में आएगी। और बल्कि भारत सरकार ये भी उनका प्रस्ताव है, वो खुले हैं इसके प्रति कि अगर आप उनसे एडवांस सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस डिमांड करना चाहें तो उसकी कुछ फौरी औपचारिकता है बहुत मिनिमल किस्म की, अगर वो आप पूरी कर लेंगे तो स्पिन पोर्टल पर वो आपको एडवांस एक किस्त भी तुरंत दे देंगे, जिससे आप जैसे सिस्टम फील्ड में लग रहे हैं तो उन सिस्टम्स के सापेक्ष जो वेंडर के पेमेंट्स हैं वो कर सकते। तो एडवांस सीएफए डिमांड कर लिया जाए, और अगरचे जेसीआर पे दस्तखत करने में कहीं कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता महसूस हो रही हो, या ये आप चाहते हैं कि साहब मौके पर हमारा यूपी नेडा का अधिकारी भी रहे, हमने जान करके उसको नहीं रखा क्योंकि एक तो प्रमुख सचिव महोदय का निर्देश था कि भाई कम से कम औपचारिकताएं रहे ताकि ये चीज जल्दी से आगे बढ़े। तो हम लोगों ने अभी तक तो उसको नहीं रखा है हमारे अधिकारी को, पर यह है कि अगर आपको कहीं लगता है कि उसकी जरूरत है स्पेसिफिकेशंस को असरटेन करने के लिए तो उस प्रपोजल के प्रति भी हम ओपन हैं। तो ये आप सीएफए डिमांड कर लेंगे एडवांस, और फिर जैसे जैसे सिस्टम्स लगते रहेंगे पर्टिकुलर जितने आप उसका एक्सपेंडिचर करते रहेंगे सीएफए का, तो उन्होंने वो टाइमलाइंस बनाई हुई है, कंडीशंस बनाई हुई है, वो आपको बहुत ही स्मूथ वे में इस स्कीम के प्रति मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ। भारत सरकार के स्तर पर इतनी ज्यादा सजगता है कि जैसे जैसे आप उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करते रहेंगे तुरंत आपको पैसा। तो ये काम आप लोगों का है। अगर स्पिन पोर्टल से रिलेटेड कोई आप लोगों की जिज्ञासा है या कोई आप चाहते हैं कि भारत सरकार में जो लोग हैं उनके साथ कोई रास्ता में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे जो ऑलविन जी हैं ये कंप्यूटर इसके प्रभारी हैं सेक्शन के हमारे हैं, और विगत वर्षों में भी स्पिन पोर्टल से रिलेटेड काफी चीजों में आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये इनका आप नंबर रख सकते हैं। मैं मैडम से भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बराबर द्विवेदी मैडम से, कि अगर इनका नंबर भी ऑलविन जी का नंबर आप सभी डिस्काउंट्स में बेझिझक दे सकती है। तो स्पिन पोर्टल से रिलेटेड कोई अगर कॉपरेशन की जरूरत होगी तो ये पूरा कॉपरेट आप लोगों को। जेसीआर की बात हो गई, एडवांस सीएफए भारत सरकार से लेने और उसके बाद उसकी बाद वाली किस्तों को डिमांड कैसे किया जाएगा इस पर बात हो गई। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी आप लोगों के साथ संज्ञान में होगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की आत्मनिर्भर भारत की कार्यक्रम की, तो उसके बाद जो है सभी प्रदेशों में, हमारे प्रदेश में भी विशेष रूप से जितनी पॉलिसीज हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उसका रिव्यू हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। उसी क्रम में हमारी जो सौर ऊर्जा नीति है और जो हमारा रूफ टॉप प्रोग्राम है उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू किया है स्वयं। और ये उन्हीं के शब्द थे जो मैं अभी यहाँ दोहरा रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि रूफटॉप सिस्टम्स को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलराइज किया जाए, क्योंकि उनका कहना था, उन्होंने जो तर्क दिया अपनी बात में, ये कहा कि देखिए जो बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स आप लोग लगवाते हैं उसमें दो मेन दिक्कतें की आवश्यकता होती है। और दूसरा ये है कि जब एक साथ आप इतने बड़े पैमाने पर पावर प्रोड्यूस जनरेट करते हैं तो उसकी इवैक्यूएशन के लिए भी आपको एक इलोबरेट सिस्टम्स इंस्टॉल करने होते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस बनानी होंगी और फिर वो कैसे फाइनेंस होंगी, ये सब वो दिक्कतें होती हैं। इसलिए रूफटॉप सिस्टम्स को पॉपुलराइज किया जाए, क्यों? क्योंकि उसमें आपको जमीन की जरूरत नहीं है, आपकी छत पे वो सिस्टम इंस्टॉल होगा, और उसके बाद आपको उसमें अलग से इवैक्यूएशन सिस्टम की बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज कंजम्पशन एंड जनरेशन को एग्जिस्ट करता है रूफटॉप सिस्टम, उसी कंज्यूमर प्रेमिसेस में वो जनरेट भी करता है, उसका बेशतर हिस्सा वो कंज्यूम भी करता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है,
और इस मंशा को साकार करने के लिए जो पॉलिसी रिलेटेड कुछ चीजें हमको बताई गई हैं मीटिंग में, हम कोशिश कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को तदनुसार पॉलिसी को संशोधित करके हम इसको और भी आसान बनाएंगे आगे आने वाले समय में। पर ये इस पृष्ठभूमि में कर रहा हूँ कि पॉपुलराइज बनाने की जहाँ तक बात है इस स्कीम को, उसका एक बड़ा आसान तरीका है कि आप लोगों के पास डाटा बैंक में सारे जो कंज्यूमर्स हैं, ज़्यादातर कंज्यूमर्स हैं, उनका मोबाइल नंबर वगैरह है। तो इसका मैंने ये चीज़ को यूपीपीसीएल में भी शीर्ष स्तर के अधिकारियों के साथ इसको टेकअप किया है। अगर कुछ खर्चा इस तरह से उसमें होगा, उनके मैसेज भेज देना व्हाट्सएप में, सॉरी टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, वॉइस मैसेज के माध्यम से, रूफटॉप के कुछ बुनियादी कुछ चीज़ें उनको बता दी जाए, कंज्यूमर को पॉपुलराइज कर दिया जाए। ये कंटेंट डेवलपमेंट में हम मदद कर सकते हैं, और अगर इसको फाइनेंस भी करना होगा तो हम लोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार भी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ सर्विस चार्ज देगी, कुछ हमको देगी, कुछ आपको भी देगी, डिस्काउंट देगी, उसको भी हम लोग मिलजुल करके यूज कर सकते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण विचार है जिसको हम लोगों को कंप्लायंस कराने के लिए आगे आना चाहिए। तो यही मेन बातें थी। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास भी कुछ शिकायत जैसे आती है कभी कभी कि हमारे जो वेंडर्स हैं, देखिए ये जो टेंडर हम लोगों ने किया था, इसके संबंध में मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो ये कोई परंपरागत टेंडर उस तरह का टेंडर नहीं है कि जहां हम टेंडर कर देते हैं, उसके बाद एक फर्म सेलेक्ट हो जाती है, कुछ फर्में सेलेक्ट हो जाती है, उसके बाद उनको वर्क ऑर्डर जारी करते हैं, और फिर वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट वो कुछ काम कर पूरा करती है, फिर आप उसको पेमेंट करते हैं, उस तरह का नहीं। इसमें हमने बेसिकली क्या किया है कि डिस्कवरी ऑफ रेट्स, क्योंकि भारत सरकार की सब्सिडी की जो स्कीम थी उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हमने एक बेंचमार्क कॉस्ट तो दी है आपको, लगभग 50,000 रुपये पर किलोवाट की हो, पर अंततः आप एक ट्रांसपेरेंट ओपन प्रोसेस प्रदेश में करेंगे, और उससे जो रेट निकल के आएगा, जो डिस्कवरी ऑफ रेट होगा, जो भारत सरकार की सब्सिडी है, वो उस पर बेस्ड होकर के आपको दी जाएगी। जो मैंने शुरू में बात की थी 40% वाली, 40%, तो 40% उसका होगा जो हम डिस्कवर करेंगे रेट। हमारा टेंडर जो था, एक तो डिस्कवरी ऑफ रेट्स के लिए, एक इम्पेनलमेंट ऑफ फर्म्स के लिए था। फर्मों को हमने इम्पेनल कर दिया, तो मुझे लगता है 71, 73, 71 फर्में। तब ये 71 फर्में हैं। अब उपभोक्ता इनमें से किसी से भी लगवा सकता है अपना सिस्टम। पूरी लिस्ट हमने अपने रूफटॉप पोर्टल पे दी हुई है, और उपभोक्ता लगवा सकता है। चेयरमैन सर का जो डायरेक्शन था, उसके क्रम में हमने थोड़ा सा उसमें और भी चीजें जोड़ी हैं। वो ये जोड़ा है कि अगर उपभोक्ता जब लगवाएगा सिस्टम, तो पूरा ये कहानी खत्म हो जाएगी, तो उपभोक्ता का फीडबैक लिया जाएगा, और फिर ये फीडबैक को स्टार रेटिंग में कन्वर्ट करके जो भविष्य में उपभोक्ता जो फर्मों को सेलेक्ट करेंगे, तो वो उनको अवेलेबल रहेगा। वो उसके बेसिस पे, पुराने उपभोक्ताओं की फीडबैक के बेसिस पे, स्टार रेटिंग के बेसिस पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, यूपी नेडा को ना तो किसी फर्म से हम लोगों को कोई संबंध नहीं है, कोई से भी फर्म से उपभोक्ता हो सकता है। जो L1 हमारे यहाँ आया है, उससे कोई उपभोक्ता न लगवा। तो ये सिलेक्शन ऑफ फर्म जो है, ये उपभोक्ता के हाथ में है। भारत सरकार की जो सब्सिडी है, वो सीधी आपको मिल रही है। प्रदेश सरकार की जो सब्सिडी है, वो हम आप ही को देंगे, डिस्कॉम्स को देंगे। हमारे पास समुचित बजटीय प्रावधान है, हम लोगों ने इस वर्ष के बजट में पैसा उसके लिए रखा हुआ है। और जैसे जैसे सिस्टम्स लगते जाएंगे, तो आप लोगों को जानकारी होगी कि मान लीजिए सिस्टम की कॉस्ट है X, तो उसमें से उपभोक्ता जो है वो भारत सरकार की सब्सिडी वाला पार्ट छोड़ करके भुगतान कर देंगे। उसके बाद ये होगा कि जो भारत सरकार की सब्सिडी है, वो आपके माध्यम से, डिस्काउंट के माध्यम से वेंडर को मिल जाएगी। उपभोक्ता को हम, जो प्रदेश सरकार की सब्सिडी है, वो आपके माध्यम से वो उपभोक्ता को वापस देंगे। तो आप जैसे जैसे सिस्टम्स लगते जाएंगे, डिस्काउंट वाइज एक बन जाएगा कि साहब हम इतने सिस्टम्स इतने किलोवाट कैपेसिटी के लगा चुके हैं, उतनी सब्सिडी एक मुश्त हम आपको दे देंगे। और फिर आप वो उपभोक्ता वाइज जो खाते हैं, जो ऑलरेडी पोर्टल पे है, उन खातों में वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक। तो चाहते हैं चेयरमैन साहब इसमें कम से कम ह्यूमन इंटरफेस इन्वॉल्व हो, और उपभोक्ता को जो मिलना है वो एक ही जगह से मिल जाए। तो अब यूपी नेडा के स्तर से ना तो वेंडर को कुछ मिलना है, और ना यूपी नेडा के स्तर से कंज्यूमर को कुछ मिलना है। अब इसमें एक और चीज है जो चेयरमैन साहब ने तमाम इसमें हम लोगों को डायरेक्शंस दिए, कि सब रूफटॉप पोर्टल जो आपका है, उसको और ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया। उसमें हमने कई सारी चीजें उसमें जोड़ी। और फाइनली ये है, चेयरमैन सर तो ये चाहते थे कि आपके यहाँ जो नेट मीटर स्वीकृति का कोई पोर्टल होगा, और उसमें बाकायदा स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस होंगी, अथॉरिटीज होंगी कि किसको क्या कब तक कर लेना है। उस हिसाब से वो एक नेट मीटर स्वीकृति पोर्टल होगा जो हमारे रूफटॉप पोर्टल से बिल्कुल जुड़ जाएगा। ऐसा अब तक हो नहीं पाया दरअसल। तो मैंने एक सुझाव दिया चेयरमैन साहब को, जिस पर उन्होंने सैद्धांतिक अनुमोदन भी दिया है,
इसमें एक्चुअली ऑलरेडी हम लोगों ने सभी डिस्कॉम्स के एमडीज को लॉगिन पासवर्ड दिए हैं। तो कोई उपभोक्ता यदि रूफटॉप लगवाने के लिए एप्लीकेशन उस पोर्टल पर डालता है, हमारे रूफटॉप पोर्टल पे, तो अब तक तो ये चल रहा था कि हम उसको स्वीकृत कर रहे थे। स्वीकृत करने से पहले कुछ खास नहीं देखना होता, कुछ बहुत बहुत मोटी मोटी चीजें हैं, वो देखने के बाद उसको स्वीकृत कर दिया। तो ये चीज चाहेंगे अपने हम क्रिएट करके सिस्टम में आपको दे देंगे, आप स्वीकृत भी कर सकते। तो एक और जब आपका नेट मीटर स्वीकृति पोर्टल तैयार हो जाएगा, तो आप नेट मीटर एप्लीकेशन भी स्वीकृत करेंगे, विद टाइमलाइंस करेंगे, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी किसके लेवल पर कितना डिले होगा, वो एक अलग चीज है। इसके अलावा पैरेलल जो रूफटॉप एप्लीकेशन है, इस आप सब्सिडी के लिए उसने अप्लाई किया है, इसको भारत सरकार की सब्सिडी मिलेगी, इधर प्रदेश सरकार की सब्सिडी मिलेगी, उस एप्लीकेशन को तो ये दोनों चीजें आपके पास रहेंगी। एक मुझे छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करना है अंत में, अब मेरी बात खत्म हो गई है, कि इस योजना की जो अखिलेश हील है या जो इसका सोर फुट है, वो है बेसिकली नेट मीटर, अवेलेबिलिटी ऑफ नेट मीटर्स, देन इंस्टॉलेशन ऑफ नेट मीटर, सैंक्शनिंग ऑफ नेट मीटर, और फिर फाइनली जो लाभ है, जो जितनी यूनिट जनरेट हो रही है वो उसमें से माइनस हो जाए। एक रूफ टॉप बाकायदा पूरी की पूरी रेगुलेशन है 2019 की, आरएसपी की रेगुलेशन 2019। आप उसको देखेंगे नेट मीटर सेक्शन में, जब आप जाएंगे मीटरिंग एंड बिलिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ एनर्जी, उसमें डिस्कॉम्स के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि एक नेट मीटर उपभोक्ता के बिल को किस फॉर्मेट में देंगे, उसमें कौन कौन सी डिटेल्स इंक्लूड की जाएंगी, और ये जो एडजस्टमेंट है ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर में ये सब चीजें होनी चाहिए कि उपभोक्ता को, जो कि अभी जैसा मुझे सूचना मिल रही है, जैसा हो रहा है प्रैक्टिकली, कहीं कहीं हो रहा हो सकता है, सब जगह ना हो रहा हो, कि उपभोक्ता को अपने बिल को संशोधित कराने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ रहा है। जिसने रूफटॉप सिस्टम लगा भी लिया है, उसको बिल में उसका लाभ लेने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ रहा है। तो हम अगले कुछ महीनों में ये कोशिश करेंगे कि एक तो नेट मीटर स्वीकृति की प्रक्रिया थोड़ी सरलीकृत, थोड़ी नहीं बहुत सरलीकृत हो जाए, कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से नेट मीटर लगवा ले, और उसके बाद उसमें ऑटोमेटिक बिना भागदौड़, ये हमारी अगले 1-2 महीने में प्राथमिकता रहेगी। ये सारी बातें मैंने लगभग अपना पूरा क्वेश्चन कवर कर लिया है। कितने मिनट लगे? तो इसके साथ ही मैं पुनः एक बार आप लोगों को फिर से हमारी इंडिया ईयू टेक्निकल कोऑपरेशन टीम को धन्यवाद दूंगा, और विशेष रूप से मैडम को धन्यवाद दूंगा, वरालिका दुबे जी को, और हमारे सभी डिस्कॉम्स के जितने अधिकारी आज उपस्थित हुए उन सबको भी धन्यवाद दूंगा। एमडीएस के नेतृत्व में निश्चित रूप से माइंडसेट परिवर्तन हुआ है। कुछ और चीजें हैं जो हम आगे आने वाले समय में करेंगे, और निश्चित रूप से मिलकर के हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी मंशा से मैंने आप लोगों को आज अवगत कराया है। एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी कही कि देखिए, आप लोग इसको देख रहे होंगे कि पावर सेक्टर में सुधार के प्रति सरकार का जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है वो बड़ा जबरदस्त है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो हम रिन्यूएबल सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, भी उस पूरे सुधार की प्रक्रिया का एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। ये हम लोगों के प्रति को निर्देश है कि इस सुधार को हम खुले हृदय से स्वीकार करें, और निश्चित रूप से ये उपभोक्ताओं के हित में है और इस सेक्टर के हित में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।